चलो यार, 2, 3, 4 तीनों दिन का। आज 4 फरवरी है, कल 3 था, परसों 2 था। 2, 3, 4 तीनों दिन का करंट अफेयर कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ऑरेंज इकोनॉमी। अभी हम बजट का वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें तुमको हम बताए हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है और ये करंट अफेयर में आएगा। देखो आया हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी। इसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं। इस बार के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा बात की गई है। अलग अलग जगह बजट में एलोकेशंस भी दिए गए हैं। देखो बजट में हम ये कराए हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में सरकार खोलेगी। तो बजट में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट किया गया है, इसीलिए क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसको कि हम ऑरेंज इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, ये न्यूज़ में आया हुआ है। अब ये होता क्या है? रेफर्स टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वेयर आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कल्चरल गुड्स। देखो मेरे पास एक आइडिया है कि हम एक स्टोरी लिखें। मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है लव स्टोरी लिखने की, ठीक। अब मेरे इस आइडिया को मैंने फ्रेम किया, किताब में लिखा और इसकी मूवी बन गई। मूवी बन गई, हजारों लोगों ने टिकट कटाकर इस मूवी को देखा। अब टिकट कटाया तो टिकट से जनरेट हुआ पैसा, पैसा से टैक्स भी गया, इकोनॉमी में पैसा वो घूमा भी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। तो देखो ना, ये मेरा नॉलेज था, ये मेरा आइडिया था, मेरे माइंड का कल्टीवेशन था, ये कुछ ना कुछ मेरे नॉलेज से जुड़ा हुआ था। इसको मैंने एक किताब में बदल दिया। ये किताब एक वापस से एक ऐसा कल्चरल गुड बना है। कल्चरल गुड मतलब सोसाइटी, इसमें कल्चर एक इन्वॉल्व हुआ है कि एक बड़ा मास लेवल ऑफ कल्चर लोगों का आकर इसने इस कल्चर गुड जो कि मूवी बन गया था उसका इस्तेमाल किया। फिर से देखो, मेरे पास लव स्टोरी थी। अरे है मेरे पास भाई, हीर रांझे की कहानी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो मेरे पास एक लव स्टोरी थी, हमने उसको एक किताब बना दिया। ये किताब पे 3-4 एक्टर आ गए और एक मूवी बना दिए, मूवी जनरेट हो गया। अब हम लोग चलेंगे ये मूवी देखने। 10 लोग गए यहाँ मूवी देखने, इस मूवी का टिकट खरीदा, एक टिकट का दाम 100 रुपये था। तो इस टिकट से इनकम भी जनरेशन हुई, इकोनॉमी में पैसा आया, इकोनॉमी ग्रो की। तो मेरा एक ये लव स्टोरी एक नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट था, नॉलेज की इकोनॉमी थी, मेरा आइडिया था, मेरी क्रिएटिविटी थी, हमने उसको किताब में बनाया था और उस क्रिएटिविटी को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? कल्चरल गुड्स में। कल्चरल गुड्स क्या था? सिनेमा, मूवी जो उसकी बनी, तभी तो लोग आए देखने, ठीक। तो इसी को हम क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं। अब क्रिएटिव इकोनॉमी के पार्ट कौन कौन से हो गए, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसमें आएगा क्या क्या? तो सिनेमा आ जाएगा, आर्ट फॉर्म आ जाएगा, नॉवेल्स आ जाएगा, कोई किताब आ जाएगा, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जिसमें आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन तुमको दिखे, वो क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। म्यूजिक पार्ट है, थिएटर आर्टिस्ट क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है, एक्सेट्रा। ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी के पार्ट हैं। इनको हम ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में। फ्यूचर में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है ऑरेंज इकोनॉमी की। ऑरेंज इकोनॉमी का रोल देखो कि कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा सकता है। सोचो ना, मूवीज़, थिएटर, बुक्स में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। अरे सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस ही थोड़ी ना होगा, कैमरामैन होगा, स्क्रिप्ट राइटर होगा, डिज़ाइनर होगा, सेट पे चलाने वाला स्टाफ चाहिए, तो बहुत लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी ना। फिर से इनोवेशंस भी प्रमोट होंगे। सॉफ्ट पावर का भी ये एक बड़ा बेहतरीन आइडिया है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं ना, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं ना, उस सॉफ्ट पावर में ये क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि फ्यूचर, ये बाहर में बहुत सारे लोग इंडियन मूवी देखना पसंद करते हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग वो इंग्लिश मूवी, इंग्लिश डब्ड मूवी देखना पसंद करते हैं। तो सॉफ्ट पावर, इससे कल्चर इंटीग्रेशन में हमको बहुत हेल्प मिलती है ऑरेंज इकोनॉमी से। इंडियन राइटर्स के बुक ब्रिटेन में लोग पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन के शेक्सपियर की किताब हम यहाँ पढ़ रहे हैं।
तो अलग अलग ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बुक्स, नॉवेल, ये सब। म्यूज़िक्स, कितने लोग इंडिया में इंग्लिश म्यूज़िक सुनने लगे हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको समझ में भी नहीं आ रहा है, बस वो बीट पे मुंडी हिला रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। म्यूज़िक्स बहुत लोगों को इंग्लिश पसंद है, तो ये एक सॉफ्ट पावर प्रमोट हो रहा है ना, और एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स, फिल्म्स या किसी भी किताब वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर के देशों में। तो की रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रिएटिव इकोनॉमी का। अब ग्लोबल पोटेंशियल देखो कि पूरे दुनिया में क्रिएटिव इकोनॉमी की पोटेंशियल क्या हो सकती है। एस्टिमेटेड है, एस्टिमेट लगाया गया है कि ऑरेंज इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का इनकम जनरेट कर सकती है और 50 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट कर सकती है पूरे दुनिया में। अब इंडिया के क्रिएटिव इकोनॉमी का साइज देखो तो इंडिया का क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वो $30 बिलियन वर्थ इतना है, और 8% एम्प्लॉयमेंट शेयर इंडिया में क्रिएटिव इकोनॉमी से आ रहा है। तो सोचो, इंडिया के पास लीडिंग हैंड है, हम ऑलरेडी बहुत आगे हैं क्रिएटिव इकोनॉमी में, हमको और ज़्यादा इसको डेवलप कर लेना है। इसीलिए बजट में अलग अलग एलोकेशंस दिए गए हैं 2026-27 के बजट में, जो तुमको हम अभी बजट में कराए हैं। क्या क्या एलोकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। AVGC सेक्टर, जिसको कि हम एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स वाला सेक्टर कहते हैं, इसके लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। 15,000 सेकेंडरी स्कूल में लैब्स बनाए जाएंगे और 500 कॉलेजेस में ये कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। बजट में तुमको कराए हैं हम। डिज़ाइन एजुकेशन को हमको स्ट्रेंथन करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो कि मात्र अभी 7 है इंडिया में, अभी करेंटली 7 है, हमको इसको और ज़्यादा ओपन अप करना है। ईस्टर्न रीजन में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन खोलने की बात कर रहे हैं, ताकि डिज़ाइनिंग वगैरह क्रिएटिव इकोनॉमी को अच्छे से प्रमोट किया जा सके। ये बजट के एलोकेशन है जो तुमको हम करवा दिए हुए हैं, यहाँ भी करा दिए हैं, क्योंकि ये ऑरेंज इकोनॉमी एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में तैयार करवा देंगे ना। वही जो आज बजट डाले हैं ना, बजट जो आज हम पढ़े हैं, इसी बजट पे पूरा करंट अफेयर इशूज जनरेट होंगे आगे। ऑरेंज इकोनॉमी एक उसका जीता जागता उदाहरण है। अब ये तो बजट में सरकार एलोकेशन कैसे कैसे क्या क्या की है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए, वो तुमको बताए। अब और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी तो पूछेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो भैया बताना कि कनेक्टिविटी इन्हेंस करेंगे, दो जगह के लोग आपस में माइग्रेट करेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे के कल्चर से जुड़ेंगे, तब एक दूसरे के क्रिएटिविटी में उनको इंटरेस्ट आएगा। तो कनेक्टिविटी प्रमोट करेंगे, तब जाकर ये क्रिएटिव इकोनॉमी प्रमोट होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कल्चरल इवेंट्स, एग्जीबिशंस हम करते रहेंगे, ताकि पूरी दुनिया हमारे कल्चर से फेमिलियर हो सके। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और ग्लोबल कोलैबोरेशन हम करते रहेंगे, तो ये चीज़ होगी, प्रमोट होगी। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो फंडिंग की दिक्कत आएगी, स्किल डेवलपमेंट की दिक्कत आएगी। अब कोई कंटेंट मूवी बना ली है, मेरी वो लव स्टोरी थी, अब वो मार्केट में रीच करेगी कि नहीं। अब मतलब देखो, जैसे मेरी लव स्टोरी है, मुकम्मल होगी कि नहीं, इस पर सवाल तो है कि ये पूरा होगा कि नहीं। उसी तरीके से अगर कोई कंटेंट बना है तो उसकी मार्केट रीच कहाँ तक जाएगी, कितना पॉपुलर होगा, सवाल तो है। तो सवाल है तो जवाब कुछ कर नहीं सकते हैं ना उसकी। तो ये चैलेंजेस हैं कि कोई मूवी बनी है तो ये कितनी हिट करेगी, तो मार्केट रीच कितना उसका होगा। फिर से उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक। और ये क्या तरीका है जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं, और सरकार क्या क्या इस बार के बजट में कर रही है वो बता दिए। इंडिया में क्रिएटिव इकोनॉमी की क्या पोटेंशियल है वो बता दिए, दुनिया में क्या है वो बता दिए, क्रिएटिव इकोनॉमी किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है वो बता दिए, क्रिएटिव इकोनॉमी होता क्या है वो बता दिए। ये देखो, यही होता है ना क्रिएटिव इकोनॉमी, इसकी इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये भी बता दिए। कंप्लीट। दूसरा टॉपिक देखो, NCPF, न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अच्छा, हम 2 दिन करंट अफेयर कराए हैं नहीं हैं, बजट बना रहे थे, लेकिन शायद से ये ऐसे 1-2 टॉपिक कुछ इसमें ऐसे हैं ना जो कवर नहीं हुए हैं बहुत जगह, तुम देखना। न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, NCPF, ये क्या है?
तो इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक पार्टनरशिप शुरू किया है, जिस पार्टनरशिप का नाम है एनसीपीएफ, न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। किसने शुरू किया है? इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर। क्यों सपोर्ट किया है? ताकि इंडिया का जो विकसित भारत 2047 का गोल है उसको सपोर्ट किया जा सके। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच, जो 2026 में शुरू की गई है और 2031 तक चलेगी। ठीक है, ये 2026 से लेकर 2031 तक की पार्टनरशिप है एनसीपीएफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच। इसमें होगा क्या? वर्ल्ड बैंक इंडिया को हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर ग्रांट प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया 2047 तक विकसित भारत बन जाए। 5 सालों तक के लिए हर साल, मतलब अप्रोक्स 50 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक हमको देगा, ऐसा बोला है इस पार्टनरशिप में। ठीक। तीसरा, शैडो फ्लीट। ये क्या है? शैडो फ्लीट एक अभी टर्म होता है। देखो, शैडो फ्लीट मतलब क्या होता है? वैसा शिप्स, वैसा वेसल्स जो किसी रेगुलेशंस में, किसी स्क्रूटिनी में नहीं आना चाहता है। सीधी सी बात समझो ना, ये है शिप। ठीक। अब इस शिप पे कोई आसान भाषा में समझो, ये एक बाइक है। इस बाइक की ना नंबर प्लेट है, ना इस बाइक की इंश्योरेंस है, ना इस बाइक का चेसिस नंबर है, कुछ नहीं है, बस ये एक बाइक है। तो ये तो अनआइडेंटिफाइड बाइक है। किसका है हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ना इसका ओरिजिन नंबर है, ना चेसिस नंबर है, ना इंजन नंबर, कुछ है ही नहीं, ना इसका नंबर प्लेट है, ना लाइसेंस है, कुछ नहीं है। ये बस बाइक है, चक्का लगा है, चलता है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसी तरीके का अगर कोई शिप के साथ हो जाए जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, उसको शैडो फ्लीट बोलते हैं। ठीक। तो ईरान की कुछ शैडो फ्लीट है। अब कहाँ से आ गई, क्या आ गई, फिर तुमको हम बताएंगे। ईरान की शैडो फ्लीट है, मतलब ऐसे शिप्स हैं ईरान के पास जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, बिना चेचिस के गाड़ी है ये। ठीक। कोई इसका डिटेलिंग नहीं है। इसका इस्तेमाल ईरान करता है कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में, सैंक्शंस को बाईपास करने में। ठीक। तो शैडो फ्लीट इसी को बोलते हैं। तो यूएस ने अभी नया सैंक्शन ईरान पे लगा दिया है, ईरान की शैडो फ्लीट पे, ताकि ऑयल इंपोर्ट्स कर सके। देखो, ये है ईरान। ईरान और यूएस के रिश्ते बनते नहीं हैं। यूएस ने पहले से ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है। अब ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है, यूएस ने पहले से ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है। अब सैंक्शन लगा रखा है तो ईरान सही से ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सैंक्शन लगा है ना। तो ईरान क्या करता है? अपने शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है। मतलब ईरान अपने ऐसे शिप्स का इस्तेमाल करता है जिसके आइडेंटिफिकेशन से ये पते ना चले कि ये ईरान का जहाज है, ईरान का शिप है, ईरान का कार्गो वाला ये शिप जा रहा है। तो ईरान इसको शैडो फ्लीट की तरह यूज़ करता है, बिना चेचिस नंबर के ये शिप है, ऐसे समझो ताकि याद हो जाए। इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ईरान से रिलेटेड नहीं है और इससे ऑयल का एक्सपोर्ट करवाता है। क्योंकि अगर मान लो समुद्र में दिख जाए कि अरे ये तो ईरान का झंडा लगा हुआ जहाज जा रहा है, इस पे तो सैंक्शन लगा हुआ है, ये यूरोपियन ओशन में क्यों जा रहा है, यूरोप रीजन में क्यों जा रहा है, पता करो। पता करके गए तब तो ये तो ऑयल लेकर जा रहा है, तुम पे सैंक्शन लगा है, तुम घूम नहीं सकते हो पानी में, क्योंकि मॉनिटरिंग हो सकती है कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन शैडो फ्लीट, ईरान का कोई लेना देना नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये जहाज है किसका, तो इस पे मॉनिटरिंग कम हो जाती है शैडो फ्लीट पे। तो शैडो फ्लीट सीधा समझो बिना किसी आइडेंटिफिकेशन का एक शिप है जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल सैंक्शंस को बाईपास करने में, ओनरशिप छुपाने में, इलीगल एक्टिविटीज़ में किया जाता है। यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है, इसलिए ईरान अपने लेजिटिमेट शिप्स का इस्तेमाल करके ऑयल के एक्सपोर्ट को नहीं कर सकता है। इसलिए ईरान ऑयल के एक्सपोर्ट को करने के लिए ऐसे शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है। लेकिन यूएस को पता चल गया कि ईरान शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है, तो यूएस ने नया सैंक्शन लगा दिया कि इस शैडो फ्लीट पे भी हमको टैकल करना है, इस शैडो फ्लीट पे भी हमको सैंक्शन लगाने हैं और ऑयल एक्सपोर्ट को रोकना है, क्योंकि ईरान को हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। क्योंकि ईरान ऑयल एक्सपोर्ट करेगा तो वो कमाएगा पैसा कमाएगा तो अपना इस्तेमाल वो फिर न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने में करेगा। तो टसन ये है। तो कहानी इतना था कि व्हाट इज शैडो फ्लीट। प्रीलिम्स में पूछ देगा रिसेंटली शैडो फ्लीट सीन इन न्यूज़, क्या है? तो ये तो यूएस ने सैंक्शन लगाया है, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में आया है। लेकिन शैडो फ्लीट होता क्या है? वैसा शिप्स और वेसल्स जो बाहर में ऑपरेट कर रहे हैं, किसी रेगुलेशंस या स्क्रूटिनी में वो नहीं आते हैं, और मेनली ये इलीगल होते हैं। सैंक्शंस को, ओनरशिप्स को छुपाने के लिए ये बनाया जाता है। सीधी बात,
ये शैडो फ्लीट एक ऐसा शिप है जिसकी ना नंबर प्लेट है, ना चेचिस नंबर है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये है किसका। कहानी खत्म। यूराटॉम क्या है? यूराटॉम अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने डील वील किया है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। तो ठीक है, एक और न्यूज़ देखो, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना कॉपरेशन स्ट्रेंथन करने की बात की है कि हम पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, शांति एक्ट, SHANTI एक्ट कराए हैं ना, शांति एक्ट आया है, तो अब हमको न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। हम ग्लोबल कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं। शांति एक्ट में प्रोविज़न था ना सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपने पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के कॉपरेशन में स्ट्रेंथन करने की बात की है। अब ये यूराटॉम क्या है? तो ये यूराटॉम कुछ नहीं, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है, जिसको हम EAEC भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में पूरा एनर्जी का रेगुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी का रेगुलेशन यही करती है यूराटॉम। तो इंडिया और यूराटॉम के बीच एक एग्रीमेंट है कि दोनों अपना कॉपरेशन स्ट्रेंथन करेंगे। कौन? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स, इन रिस्पेक्ट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बस। यूराटॉम बना कब था? तो ट्रीटी ऑफ रोम से बना था। इसका काम क्या है? पीसफुल न्यूक्लियर यूज प्रमोट करना, सिविल न्यूक्लियर यूज प्रमोट करना, कोई डिफरेंस नहीं। यूरोपियन मेंबर्स इसके पार्ट हैं, सारे यूरोपियन मेंबर्स इसके पार्ट हैं। और यूरोपियन एनर्जी का, यूरोपियन यूनियन में जितनी भी एनर्जी आ रही है उसका 30% का प्रोडक्शन ये यूराटॉम ही कर रहा है। ठीक। पांचवा टॉपिक देखो, पिंक टैक्स। ये पिंक टैक्स क्या है? तो ये मेनली वुमेन को फेस करना पड़ता है। हाँ, ये वर्ड लिखा है, फेस करना पड़ता है। ये मतलब गवर्नमेंट लीगली नहीं लगाती है, लीगली नहीं लगाती है, मजबूरी में देना पड़ता है फीमेल्स को। तो ये पिंक टैक्स होता क्या है? बाई पेइंग हायर कॉस्ट फॉर सेफर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। देखो, फीमेल किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से नहीं ट्रैवल कर सकती है, मेनली रात को, ये तो जस्टिफाइड फैक्ट है। रात के टाइम वो ट्रांसपोर्टेशन जब करेंगी सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से करेंगी, ओला, उबर, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री की वो कार होनी चाहिए जो उनके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो वैसा रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। तो फीमेल्स को ये अपने सिक्योरिटी के कारण एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाई फी। मतलब कहने का मतलब समझो, ये आयरोनिकल टर्म है। ये टैक्स सरकार नहीं लगा रही है, लेकिन फीमेल्स को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। फीमेल्स पे मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन फॉर देयर सेफ्टी, ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर रहे। तो ये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा ना। सेफ्टी इंश्योर करना तो सरकार का काम है, लेकिन फीमेल्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा कि सिक्योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके जाएंगे। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि फीमेल्स के लिए सिक्योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उत्तम प्रबंध है, या गार्ड्स वगैरह रहेंगे, और उसका वो एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फ़ी फीमेल को पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो इसको एक क्रिटिसिज्म के जैसा पिंक टैक्स बताया जा रहा है कि ये तो पिंक टैक्स है जो ज़बरदस्ती फीमेल्स पे लगाया जा रहा है। ज़बरदस्ती इन द सेंस कोई उनसे छीन के मांग नहीं रहा है, बस सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कंट्री में कि उनको मजबूरी में देना पड़ रहा है टू इंश्योर देयर सेफ्टी। कहानी खत्म। पिंक टैक्स वही है। पैमाना पोर्टल, पैमाना इसका हिंदी नाम है, उसी नाम पे इंग्लिश में कर दिया गया है पैमाना पोर्टल। ये है क्या? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ताकि इंडिया में स्ट्रक्चरल सेंट्रल सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। बजट में इस बार के बताया गया है कि सरकार 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, सरकार का ऐसा कहना है। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सरकार लेकर आएगी, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सरकार डेवलपमेंट करेगी, उनको मॉनिटर करने के लिए एक पैमाना पोर्टल बना दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इस पैमाना पोर्टल को बनाया है। पैमाना का फुल फॉर्म देखो, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस फॉर नेशन बिल्डिंग। मतलब हमको प्रोजेक्ट का असेसमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना है, एनालिसिस करना है, ताकि अच्छे से नेशन बिल्डिंग हो सके। पैमाना पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है 2026 में। पैमाना पोर्टल से
पहले हमारे पास एक पोर्टल था OCMS 2006 का पोर्टल था, ये बहुत पुराना हो गया था, इसलिए हम नया पैमाना पोर्टल लेकर आ गए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी उसको हम मॉनिटर करें। ये वेब बेस्ड एक पोर्टल है बस। 7th, इंडिया यूएसए ट्रेड डील। इंडिया यूएसए के बीच ट्रेड डील हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस की सारी बातें मानकर ट्रेड डील कर रहा है, नहीं। हम इनफैक्ट हमारा जो कंसर्न था, इंडिया का जो कंसर्न था, उसको यूएसए ने मान लिया है। हम तुमको पहले ही बताया ना कि आज के टाइम पे इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, रसिया, चाइना का ये यूनियन हुआ है ना, जैसे अभी इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हुआ, तो सडन शिफ्ट हो गया ना। तो हम तुमको पहले भी बताए थे कि ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, और वो हुई है। और जैसे ही हुई है, इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील हुआ है, और देखो इंडिया यूएस ट्रेड डील कर ली है। देखो इसमें बात क्या क्या बोली गई है। यूएस तुरंत बोला कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ कम करेंगे, 25% जो लगाए हुए हैं उसको 18% कर देंगे। तो अब भाई एक ही बार जीरो कैसे कर देगा, धीरे धीरे कम करेगा। 18% पे ले आया है यूएस। दूसरा, एक्स्ट्रा जो 25% एडिशनल ड्यूटी उसने लगाया था रशियन ऑयल इंपोर्ट पे, उसको पूरा खत्म कर दिया, ठीक। और इंडिया धीरे धीरे अपना टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर यूएस के एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कम करेगा। देखो यूएस ने तो कर दिया, मतलब हम जो गुड भेज रहे हैं यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर ये दोनों चीज़ छूट हो गई। लेकिन इंडिया अभी कुछ कम किया नहीं है, करेगा। प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएस। तो यूएस हमको जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब यूएस जो इंडिया को दे रहा है, उस पर जो इंडिया टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है, इंडिया अभी उसको धीरे धीरे कम करेगा, ठीक। ये ध्यान रखना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये ट्रेड डील का, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा, फार्मर्स के लिए ग्रोथ होगा, एमएसएमई के लिए ग्रोथ होगा, डिज़ाइन और इनोवेशन इंडिया में अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हाँ यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की भी बात किया है। फिर से माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यूएस स्टेबल रहेगा तो यूएस जो अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते रहता है, यूएस फेडरल रिजर्व का, वो नहीं करेगा, तो हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होगा। क्योंकि यूएस के पॉलिसी के कारण ही तो इंडिया से जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे लेके भागते हैं, कैपिटल फ्लाइट कर लेते हैं। तो कैपिटल फ्लाइट नहीं होगा तो इंडिया में डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी नहीं होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि महंगाई है, डेप्रिसिएशन है, ये सब हमारा कंट्रोल में रहेगा। इंडिया और यूएस के अच्छे रिश्ते से क्वाड वापस से रेलेवेंस में आ जाएगा। इंडिया और यूएस के रिश्ते वापस से अच्छे होने से चाइना को काउंटर करने के लिए हमको फिर से एक वो मिल जाएगा हैंड, और इंडिया के पास वापस से इंडिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंस आ जाएगा कि हमारे रिश्ते यूएस से भी अच्छे, चाइना से भी अच्छे, रसिया से भी अच्छे। रसिया और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को पकड़ो, यूएस को काउंटर करने के लिए रसिया और चाइना को पकड़ो, तो इंडिया वापस से स्ट्रैटेजिक बैलेंस वाले जोन में आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना, इंडिया हमेशा यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में रहता है, मतलब हम यूएस को ज़्यादा सामान बेचते हैं, खरीदते कम हैं, और मेनली सर्विस सेक्टर हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथन रहता है। तो सर्विस सेक्टर तो पूरा बजट इकोनॉमिक सर्वे में तुमको कराए हैं। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो फार्मास्यूटिकल, ज्वेल्स, वही ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब हम यूएस को देते हैं। बदले में यूएस हमको क्या देता है, मतलब यूएस हमको क्या एक्सपोर्ट करता है, तो वही डिफेंस, क्रूड ऑयल, एलएनजी, बस। यूएस थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। तो ये मत समझो ऐसे, मतलब इस बात के, इस सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, सबसे ज़्यादा जहाँ से आ रहा है उसमें तीसरे नंबर का देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। इसका ये मतलब यूएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएस से हमको बहुत ज़्यादा एफडीआई मिलता है। ये तो सिक्का का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये भी तो हुआ कि यूएस के बहुत सारे लोग इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या ये पहलू नहीं हुआ? हाँ ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फायदा है, तो हम कोई जबरदस्ती पकड़ के खींच के थोड़ी ना ला रहे हैं, वो खुद ही तो आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। तो इंडिया को यूएसए के इन्वेस्टमेंट से फायदा है, लेकिन यूएसए के लोग भी तो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है, तभी तो आ रहा है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक। आज की डेट में इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये थी हमारी इंडिया यूएस के ट्रेड डील की कहानी, इससे ज़्यादा इसमें न्यूज़ में नहीं आया है। आज तक का करंट अफेयर जितना था ना, सब करा दिए, पक्की बात है, सब करा दिए। 4 फरवरी तक का करंट अफेयर अपलोडेड है। एक वेटलैंड्स आर्टिकल आया है, तो ऐसा नहीं है कि हम वो कराए नहीं है, मल्टीपल टाइम पहले कराए हुए हैं, लेकिन वो वेटलैंड्स कल फिर से करा देंगे, कल वाले करंट अफेयर में, ठीक। चल, टेक केयर।